Microbes as biocontrol agents. यूज हमें माइक्रोब्स का ही करना है, लेकिन अब एक क्वेश्चन यहाँ ये अराइज होता है कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स। इसमें बच्चों को एक कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है, सो देखिए। अभी यहाँ पे आपके सामने ना इतना एक बड़ा ह्यूज और जायंट ट्री जो है ये लगा हुआ है। बनियन ट्री है, पता ही आपको, पीपल का पेड़ है। अब इतना बड़ा जो ह्यूज और जायंट ट्री है, तो अब आप अगर सोचेंगे या मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या इतने बड़े ट्री के ऊपर एक ही इंसेक्ट है जो इसके ऊपर बैठा होगा, आपका आंसर होगा नो। तो इस ट्री के ऊपर बहुत सारे वैरायटी ऑफ जो इंसेक्ट हैं या अदर छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं वो रह सकते हैं। तो इंसेक्ट, अब जैसे आपको वेजिटेशन चाहिए खुद को सरवाइव कराने के लिए, आपको क्या चाहिए, तो प्लांट सोर्स चाहिए। चाहे आप रोटी खा रहे हैं तो आटा कहाँ से आता है, वीट से। चावल खा रहे हैं तो चावल कहाँ से आता है, तो राइस प्लांट से। मतलब जो भी चीजें आप घर में खाने पीने के इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका सोर्स क्या है, तो आपको पता है वेजिटेशन है। तो जैसे हमारे लिए वेजिटेशन चाहिए, हमें खाने के लिए चाहिए, तो उसी तरीके से जो वहां पे कई तो ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या है, वहां पे प्राइमरी कंज्यूमर है। वो बेचारा क्या करे, उसके लिए तो यही सोर्स है। एक और चीज अगर मैं आपको याद दिलाऊं, तो मैंने आपको पढ़ा रखा है कि ऑर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम। जितना आपका नंबर नहीं है उससे कई गुना ज्यादा। और जितना अदर पूरे आपको याद होगा, जो पूरा का पूरा एनिमल किंगडम है, पूरा का पूरा जो एनिमल किंगडम है, तो ऑर्थ्रोपोडा के एक नैरो से रेंज में साइड में श्रिंक हो जाता है अदर एनिमल ग्रुप। ठीक है, याद रखेंगे आप। अब मैं ये एग्जांपल क्यों दे रही हूँ आपको, इसलिए दे रही हूँ कि अगर इंसेक्ट आ जाए ना तबाही मचाने पे, तो फिर आप खाने के बारे में तो भूल ही जाइए फिर। तो यहाँ पे अब जैसे बर्ड्स है सबसे अच्छा एग्जांपल। अगर इस अर्थ से सारे बर्ड्स को गायब कर दिया जाए, क्योंकि फूड चेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बर्ड्स। बर्ड्स क्या करते हैं कि बहुत सारे इंसेक्ट्स को वहां पे किल करने का तो नहीं बोल सकते, फीड करने का काम करते हैं। उनके लिए भोजन ही वही है, वही खाते हैं, वही जीते हैं। ठीक है, तो बोलने का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे हमारे लिए एज अ बायो कंट्रोल एजेंट कौन हो गया, बर्ड्स हो गया, जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया। ठीक है, तो आपके लिए बायो कंट्रोल एजेंट वो नहीं होता जो इस प्लांट पे ग्रो करता है। बच्चों को क्या कंफ्यूजन है, या आपको क्या कंफ्यूजन है, कई बच्चों को, उनको लगता है कि जो इंसेक्ट इस ट्री को हार्म करेगा ना, उसको बायो कंट्रोल एजेंट बोलेंगे। याद रखेंगे, कंट्रोल लगा हुआ है इसके नाम में। क्या हमने यहाँ पे ऐड कर रखा है, कंट्रोल। तो कंट्रोल कैसे हुआ फिर, वो तो अगर फीड करने का काम कर रहा है तो कंट्रोल टर्म तो हम लोग यूज कर ही नहीं सकते उसके लिए। तो अब यहाँ पे जो किसी प्लांट को हार्म करने का काम कर के ऊपर जो फीड करेगा, उसके नंबर को जो कंट्रोल करेगा, उसकी पॉपुलेशन को जो कंट्रोल करेगा, उसको लिमिट में रखेगा, ना कि वैनिश। कुछ बच्चों को लगता है कि ठीक है, अगर वो उसके ऊपर सरवाइव कर रहा है तो पूरा का पूरा गायब हो। चाहे कोई टॉप कार्निवोर क्यों ना हो, अगर एक टाइगर एक रैबिट को खाता है तो वो भीतर से कभी नहीं चाहेगा कि खाएगा क्या। कंप्लीटली इस पूरे नेचर से वैनिश नहीं करना है। यहाँ पे मेन एम क्या है कि जहाँ पे जो डिजायर्ड फील, वो उतना ज्यादा जो है वो हार्म ना करे, बस इतना सा एक माइक्रोब्स का इस्तेमाल करने जा रहे हैं एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है, इतने एक्सप्लेनेशन से आपको इतना जरूर समझ आया होगा कि एक्चुअली जो बायो कंट्रोल एजेंट है उसका मतलब होता क्या है। तो उसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे बायोलॉजिकल मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं प्लांट डिजीजेस और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। हमें यहाँ पे किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। हमें यहाँ पे कोई ऐसा टूल उठा के नहीं लेके जाना है कि हम चले मशीन फिट कर दिया हमने इसमें। नहीं, सारा का सारा अप्रोच जो है वो कम्प्लीटली किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके बायो पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो
इसमें हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं और बहुत छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स है इसके, इंटरेस्टिंग है। मतलब आप जानते हैं, बहुत सारी चीजों को पहचानते हैं, नेचर में जानते हैं, वही सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, ठीक है। तो सबसे पहले जब टर्म के बारे में यहाँ पे आप सीखना चाहते हैं, तो बायो कंट्रोल refers to the use of biological methods, biological methods for controlling plant diseases and pests। अब एक और क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा पढ़ाते पढ़ाते क्लास में, बोला मैम पहले आपने बोला कि पेस्ट कंट्रोल करना, फिर ये डिजीज कैसे आ गया इसमें? ठीक है, गुड क्वेश्चन। अब देखिए इसमें डिजीज कैसे आया या डिजीज का हमने नाम क्यों बोला, वो तुरंत अभी आपको एक पिक्चर से समझ आ जाए, ठीक है। अभी ये जो है ना, ये छोटे छोटे, मतलब बाहर से तो देखने में ऐसा लग रहा है कि किसी प्लांट के ऊपर ना या तो इसके छोटे छोटे लीफ है या कोई डिजाइन बना हुआ है, बट एक्चुअली ये एफिड्स है ये। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी, इसमें लिखवाने जा रही हूँ मैं आपको आगे। ये जो सारे के सारे एफिड्स है, ये इतनी तबाही मचाने का काम करते हैं। अब आपको दिख रहा है कि कैसे, मतलब ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल झटके से आपने देखा होगा ना, तो आपने अज्यूम भी नहीं करा होगा कि ये येलो वाले जो छोटे 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 क्या है, ये इंसेक्ट है, ठीक है। तो इसको, इसके ऊपर हम लोग लेडी बर्ड जो है उसको फीड कराएंगे इसके नंबर को कम करने के लिए, ठीक है। तो अब जब इस प्लांट के चारों तरफ ये लिपटा हुआ है, ये जो एफिड्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, तो क्या हम इस प्लांट को हेल्दी बोलेंगे? क्या क्या बोलेंगे? ये बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छा प्लांट है ये? नहीं। हम इसको किस प्लांट के अंदर काउंट करेंगे कि इसको डिजीज हो रखा है? सही में डिजीज है, ये क्या हो गया, डिजीज हो गया। तो यहाँ पे इसको पूरा का पूरा क्या करेगा, ये इसके ऊपर सरवाइव करेगा, होल करता चला 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 जाएगा, डिस्ट्रक्ट करने का काम करेगा। तो जिसकी वजह से इसको कंट्रोल करना क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। ये एफिड्स है ये। बहुत बढ़िया ये इमेज है, आपको देख के ऐसे ना, ऐसे किसी को ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल दिखाएगा ना, तो ऐसा लगेगा पेड़ में ना बहुत सारे कुछ लीफ लाइक जो है स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं, बट एक्चुअली आपको यहाँ पे इतने सारे जो है ये इंसेक्ट्स नजर आ रहे हैं, एफिड्स हैं, ठीक है। तो इससे आपको समझ आ गया होगा कि हमने यहाँ पे डिजीज एक्चुअली लिखा क्या है, ठीक है, मतलब क्यों लिखा है हमने, ये आपको समझ आ गया होगा। फिर जब आप इसको और, हाँ ये बात मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, बायो कंट्रोल यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं रिप्रेजेंट करता कि आपको किसी चीज को कंप्लीटली नेचर में से इरेडिकेट कर देना, नहीं। याद रखेंगे, आपका जो बायोडाइवर्सिटी है वो जितना ज्यादा होगा, आपके बायोडाइवर्सिटी में, आपकी अर्थ में, आपकी इकोसिस्टम में उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, उतना ज्यादा वो कांस्टेंट होता है। आगे जाके आप सीखिएगा, तो किसी को भी कंप्लीटली गायब नहीं करना, नेचर से वैनिश करने का काम नहीं करना उसको वहां पे, बस। अब इसके नंबर को यहाँ से तो हटा ही देना है। अब आपको पता चले कि ये प्लांट जो है ये आपके बहुत यूज का है, खाने पीने के प्लांट पे ये लगा हुआ है, तो भाई आप क्या खाएंगे फिर? तो हम लोग क्या करते हैं, इसके नंबर को थोड़ा कंट्रोल करते, कहते हैं जाओ भाई बहुत सारा और भी फॉरेस्ट एरिया में या इधर उधर जो प्लांट प्लांट है उसके ऊपर जाके ग्रो करो, ठीक है। बस आपका जो डिजायर्ड प्लांट है आप उनको बचाना चाहते हैं, बस इतना सही में। तो अगर कभी आपसे कोई पूछे कि क्या हमें इसको, आपको नीट के एग्जाम में जब ऑप्शंस आप चेक करेंगे तो वहां पे ऐसे पूछा जाता है कि बायो कंट्रोल रेफर्स टू, अब आपको एक ऑप्शन में लिखा हुआ है कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ डिजीज कॉजिंग पेस्ट या पेस्ट या पैथोजेंस। तो कंप्लीट इरेडिकेशन को टिक नहीं करना है आपको, हाँ उसको कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने का मतलब कि हाँ भाई ठीक है, लिमिट में अपने नंबर में रहे, ठीक है। जैसे कैसे आज के डे में जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसने पूरा का पूरा क्या कर रखा है, मतलब जिसको कहते हैं ना त्राहिमाम मचाना, वही करके रखा हुआ, इतना ज्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन हो रखा है। तो इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। तो आप देखेंगे कि आजकल न्यूज में और इधर उधर बहुत सारे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि
किसी भी तरीके से एटलीस्ट पॉपुलेशन तो कंट्रोल हो जाए, नहीं तो अगर बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा ये। अभी तो खैर बहुत ज्यादा का भी ज्यादा है ही है, वो तो आपको पता ही है। लेकिन अगर ये इसी जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट से बढ़ता रहा ना, तो फिर एक दिन जो है सारी चीजें कोलैप्स कर जाएंगी, सारा सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है। अभी जैसे आप देखते हैं ना कि कोई भी अगर छोटी सी जॉब होती है तो उसमें एक सीट के ऊपर बहुत सारे कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं। आप ही के जो आप नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं, उसमें एक सीट के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स वहां पे फाइट कर रहे हैं। वही हालत ना खाने पीने की चीजों के लिए भी हो जाएगी। मतलब अगर एक सामान किसी को खाने का चाहिए तो पीछे अगर लाख लोगों की लाइन लगा दीजिए तो कैसा लगेगा फिर। वही हालत हो जाएगी अगर पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं किया गया। तो ठीक उसी तरीके से इसको अप्लाई कहाँ करना है हमें, उन चीजों के ऊपर अप्लाई करना है जो हमारे खाने पीने की चीजों को वहां पे डिस्ट्रक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है। तो अब इसी सीरीज में, अब आपने इतना लेक्चर तो सुन ही लिया, या तो खैर आपको हो ही गया होगा, इसी सीरीज में हम लोग एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे नोट करते हैं। ठीक है। अभी ये आपको यहाँ पे दिख ही रहा है तो लगे आप इसी का आप लिख ही लीजिए। द लेडी बर्ड, द लेडी बर्ड आर यूजफुल टू गेट rid of, ये जो आपको दिख रहा है ना येलो कलर का, ये एफिड्स है। एफिड्स बहुत सारी स्पीशीज होती है इसकी। गेट rid ऑफ एफिड्स। लेडी बर्ड पहचानते हैं, पता ही होगा आपको, ये भी आपने देखा होगा। देखिए अब इसमें से कोई ना कोई वैरायटी तो आपने जरूर देखा होगा। जब वेजिटेबल्स घर में आते हैं ना, तो ये लेडी बर्ड आपने जरूर देखा होगा। ठीक है। तो हमने उल्टा किया है, जिसको फीड किया जाता है उसको नीचे कर देते हैं, जो फीड करेगा उसको ऊपर कर देते हैं ना। अब ठीक है। तो ये जो लेडी बर्ड है ये क्या करेगा, इस एफिड्स के ऊपर फीड करने का काम करेगा, इसको पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। तो हमें तो चाहिए ही, कहावत है ना कि जो दुश्मन का दुश्मन होता है वो हमारा दोस्त होता है। तो यहाँ पे एक्चुअली हम वही काम कर रहे हैं। तो ये लेडी बर्ड जो आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा है, ये किसके ऊपर फीड करेगा, ये एफिड्स के ऊपर फीड करेगा। ठीक है। एक तो याद हो गया आपको। दूसरा है यहाँ पे, अब यहाँ से लेडी बर्ड को मैंने हटा दिया, यहाँ मैंने कर दिया ड्रैगन फ्लाइज। ड्रैगन फ्लाइज को भी पहचानते हैं आप, बचपन में जिसको आप लोग बटरफ्लाई समझते थे। तो ये ड्रैगन फ्लाइज जो है ये मॉस्किटो को फीड कर करके उसके नंबर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो हमारे लिए तो बहुत यूजफुल हो गया ये। मॉस्किटो तो तरह तरह की बीमारियां फैलाने का काम करते हैं। मतलब एजेंट्स है, अब जो भी एजेंट्स है तो विलन तो यही है ना, करता तो यही है, इसी की वजह से आता है। दो हो गया। अब एक तीसरे वाले की स्टोरी मुझे आपको अलग से बतानी पड़ेगी। पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए। हेलो, गुड इवनिंग मैम। हाँ जी सर। मैम स्टूडेंट से पूछिए तो कल कल का क्लास कल करेगा या फिर सैटरडे करेगा, क्योंकि फ्राइडे को आपका बैच इस बैच का बहुत किसी का एग्जाम है, तो एक बार पूछ लीजिए मैम। बच्चों कल वाली क्लास करनी है सबको। बीटी कॉटन नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों के पास। ये आपको जो दिख रहा है ये बीटी कॉटन नहीं है,
लेकिन बीटी कॉटन क्यों बोलते हैं, किसको कहते हैं, वो आपको समझ आएगा इसको समझने के बाद। इसको बहुत अच्छे से पहचानते हैं आप लोग, बॉल वॉर्म है ये, ठीक है, कॉमन नाम हम लोग इसको बॉल वॉर्म कहते हैं। ये भी क्या है यहाँ पे, ये बॉल वॉर्म है। ये तो सुपर इमेज है जिसको देख के बहुत अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा कैसे और किस तरीके से इसने मतलब कॉटन प्लांट को डिस्ट्रॉय करने का काम किया है, कॉटन प्लांट को डिस्ट्रक्ट करने का काम किया है। और आपको पता है कि कॉटन इंडस्ट्री का अपना जो है, तो इन बॉल वॉर्म्स ने क्या किया, कॉटन प्लांट को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। तो जब उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट किया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई, प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हुई। अब आपके हाथ इसलिए बंधे हुए हैं कि आप बहुत हाई डोज ऑफ केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। आपने बहुत ज्यादा केमिकल का यूज किया, आपने बहुत ज्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल किया इसको किल करने के लिए, ठीक है। लेकिन वो सबसे पहले उसका जो हार्श इफेक्ट है वो प्लांट पे पड़ेगा। प्लांट पे हार्श इफेक्ट होने के बाद जो दूसरा इफेक्ट है वो किसके ऊपर जाएगा, दूसरा जो इफेक्ट है वो आपके इकोसिस्टम पे जाएगा, सॉइल के अंदर, हर जगह अंडरग्राउंड वाटर के अंदर वो पूरा का पूरा जो है, जैसी बारिश होगी या बहुत सारे अदर जो रीजंस है उसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर का पार्ट हो जाएगा। तो हमारे लिए क्या है, ये एक बहुत बड़ा डेंजर साइन है कि अगर इसी तरीके से ये डिस्ट्रॉय करता चला गया तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो इसका एक सोल्यूशन ढूंढा गया। सोल्यूशन क्या ढूंढा गया कि एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis। बैक्टीरिया का नाम क्या है, बैक्टीरिया तो अभी फिलहाल आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बैक्टीरिया का नाम है जिसका शॉर्ट हमने यहाँ पे निकाला है बीटी, बैसिलस thuringiensis, ठीक है। सोल्यूशन क्या निकाला गया, बोला गया कि ये जो बॉल वॉर्म है इसको बैसिलस thuringiensis ही डिस्ट्रॉय करने का काम कर सकता है। कैसे, तो किया क्या गया, अब बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया है, नाम से ही बैसिलस ही कैच कर रहे होंगे आप लोग, ठीक है। तो किया क्या गया, उसके स्पोर्स को पाउडरी फॉर्म में, मतलब सैशे में, पाउचेस में वो बिकता है, ठीक है। उसको आप लेके आए, आपने उसको पानी के अंदर घोला और एक स्प्रे बॉटल के अंदर डाल के सबको स्प्रे कर दिया, उसका कोई भी हार्श इफेक्ट मतलब इस कॉटन प्लांट के ऊपर नहीं है, ठीक है। तो जब स्प्रे किया गया तो अब ये वापस क्या होगा, ये बॉल वर्म आएगा लीकिंग करने के लिए। जैसे ही इसके माउथ के अंदर वो बैक्टीरिया जाएगा, नाम है बैक्टीरिया का बैसिलस thuringiensis, नाम क्या है बैसिलस thuringiensis। वो जो बैक्टीरिया है वो इसके गट में जाएगा, इसके गट में जाने के बाद इसके एपिथेलियल टिश्यूज में परफोरेशन, मतलब बिल्कुल होल्स हो जाएंगे, ठीक है। और जिसकी वजह से इसकी डेथ हो जाएगी। अब बच्चे का एक अगला क्वेश्चन होता है कि मैम वो बैक्टीरिया फिर खुद क्यों नहीं डेड हो जाता अपने टॉक्सिन से, गुड क्वेश्चन। उसकी बॉडी में जो टॉक्सिन, उस बैक्टीरिया को पता ही नहीं होता कि मेरी बॉडी में कोई टॉक्सिन रिलीज हो रहा है। जैसे बहुत सारे प्लांट्स जो है ऐसे केमिकल सिक्रीट करते हैं कि जिसका इस्तेमाल जो है वो पॉइजन बनाने में भी किया जाता है, ठीक है। उनको खुद नहीं पता उनका एडाप्टेशन उन्होंने क्यों किया, खुद को दूसरे अदर प्रेडेटर्स वगैरह से बचाने के लिए, ताकि कोई ज्यादा ग्रेजिंग ना करे उनकी, उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए किया था। उसी तरीके से उस बैक्टीरिया को भी नहीं पता कि जो मेरे अंदर है ऐसा टॉक्सिन बन रहा है। तो हम लोग जब इनएक्टिव फॉर्म में है तो प्रोटॉक्सिन हम लोग तब तक बोलते हैं उसको। इसके गट में उसको अल्कलाइन पीएच मिलता है, और वो जो टॉक्सिन है वो सिर्फ अल्कलाइन पीएच में ही एक्टिवेट हो सकता है। मुझे लिखना एक ही लाइन था, आप मेरी बात समझेंगे ध्यान से मैं क्या बोल रही हूँ। मुझे लिखना वन लाइन था, मुझे इतना स्टोरी क्यों आपको सुनाना पड़ा। आप जब बायोटेक चैप्टर पढ़ेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में एक पूरा पैरा आपको सेम टॉपिक को पढ़ना है। तो ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ, और जब तक मैं ये स्टोरी नहीं सुनाती मैं पूरा लिख देती तो आपको समझ भी नहीं आता कि मैं लिख क्या रही हूँ। अब हम लोग एक लाइन लिखेंगे ना तो आपको तुरंत क्विक समझ आएगा। क्या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि बैसिलस thuringiensis, बैसिलस thuringiensis destroy these ball worms to control
द नंबर ऑफ दीज बॉलवर्म्स। हम इसको कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहे हैं, बैसिलस थ्योरिनजेनेसिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप एक लाइन भी लिखेंगे आपको समझ आएगा क्योंकि आपका समझा हुआ है। तो आगे देखिए इसमें हम लोग क्या लिखते हैं बैसिलस थ्योरिनजेनेसिस के बारे में। बैसिलस थ्योरिनजेनेसिस इसका शॉर्ट हमने बीटी उठाया है, ठीक है। इसको लिख रहे हैं हम लोग। ये जो है ना, पहले तो बायोलॉजिकल नेम है, अंडरलाइन कर दीजिए सेपरेटली। इसके लिए जो बार बार हम लोग ना, कैपिटल बी हमने बैसिलस का उठाया, स्मॉल टी हमने यहाँ पे पिक करा है इसका थ्योरिनजेनेसिस का, तो हमने इसको लिख दिया बीटी, बैसिलस थ्योरिनजेनेसिस। कंट्रोल bollworms which harm cotton plants. Then अभी अभी मैंने आपको क्या बोला कि इनका जो है ना पाउच, सैशे जो है वो बिक रहा होता है। फिर उसको क्या, उस स्पोर को आप जैसे ही वाटर में मिक्स करके स्प्रे करेंगे तो उससे क्या होगा, सबकी डेथ हो जाएगी। दीज आर अवेलेबल इन sachet as dried spores which are mixed with water and sprayed on cotton plant। मतलब और भी अदर प्लांट्स पे इसको कंट्रोल किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे डिजायर्ड प्लांट्स जिस पे आपको कंट्रोल करना है, फॉर एग्जाम्पल कॉटन प्लांट। अगर आपने कॉटन प्लांट के ऊपर इस्तेमाल किया है तो अब उसका नाम बीटी कॉटन हो जाएगा। अब समझ आ रहा होगा आपको हमने बीटी कॉटन लिखा क्यों था। अब उस कॉटन प्लांट को हम लोग बीटी कॉटन बोलेंगे, बस इतनी सी बात, ठीक है। अब आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। ये हो गया एक टॉपिक डन बैसिलस थ्योरिनजेनेसिस का। ये सेम टू सेम एज इट इज जैसे है वैसे ही फोटोकॉपी आपको किसमें पढ़ाई करनी है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस में भी आपको इसको पढ़ाई करना है, ठीक है। देन ट्राइकोडर्मा किस किस बच्चे को याद है, एक बार रिप्लाई करेंगे उधर से। ट्राइकोडर्मा याद है किसी को? ट्राइकोडर्मा कहाँ सुना है, कब सुना है, कौन से चैप्टर में सुना है, याद है किसी को? अभी इसी चैप्टर में तो मैंने ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम पढ़ाया है आपको, जिसका इस्तेमाल हम क्या कर रहे थे, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग बनाने के लिए कर रहे थे। इतनी जल्दी भूल गए आप लोग। ट्राइकोडर्मा जो है, अब ऑब्वियस है कि ये फंजाई है, और जब मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा रही थी तो उसमें आपको याद होगा ये ड्यूटेरोमाइसिट्स को बिलोंग करता है, ठीक है। कहानी बस इतनी सी है कि ये ट्राइकोडर्मा है फंजाई। फंजाई जो है एक बहुत ही क्रूअल एनिमी है बैक्टीरिया का। रीजन क्या है, फंजाई बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि बैक्टीरिया के सेल वॉल को
तहस नहस कैसे करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसका फायदा उठाएंगे। तो ये क्या है, ये फ्री लिविंग फंजाई है। मतलब फ्री लिविंग बोलने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप पैरासाइट के साथ रखेंगे तभी जिंदा रहेगा, ये सेपरेटली भी अपने आप को सरवाइव करा सकता है। तो ट्राइकोडर्मा क्या है, फ्री लिविंग फंजाई है। और बहुत सारे प्लांट ट्राइकोडर्मा इज द बायो कंट्रोल, अभी एक लाइन में समझ आएगा आपको, बायो कंट्रोल एजेंट ऑफ several plant pathogens। समझ आ गया, पैथोजेंस बोलने का मतलब क्या, डिजीज कॉजिंग एजेंट। सब बैक्टीरिया करेगा तो बैक्टीरिया फिर बचेगा नहीं, क्योंकि किसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, ट्राइकोडर्मा का। और हमने अपने फायदे के लिए करा है, तो ट्राइकोडर्मा यहाँ पे कौन सा टैग दे दिया हमने उसको, बोला भाई तुम बहुत अच्छे बायो कंट्रोल एजेंट हो। समझ गए आप। आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ड्यूटेरोमाइसिस के एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ा है। फिर जब अभी हम लोग बात कर रहे थे, जस्ट मैंने आपको जो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स पढ़ाया था, वहां पे आपने इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग के प्रिपरेशन में इसको पढ़ा है। और अभी इस सेक्शन में आप इसको एज अ बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। इस पेज पे मैंने आपको दो एग्जांपल सिखाए हैं। पहला, बैसिलस यूरिनजेनेसिस बैक्टीरिया बॉल वॉर्म्स को किल करेगा, और इसकी वजह से जो कॉटन इंडस्ट्री है उसको बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आपने ट्राइकोडर्मा का पढ़ा है। ये ट्राइकोडर्मा एक फंजाई है जो कि बहुत सारे प्लांट पैथोजन का एनिमी है। तो ये क्या करेगा, प्लांट्स को बेनिफिट पहुंचाने का काम करता है। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, आपको एक नेक्स्ट नाम सुनने को मिलता है, बैक्यूलो वायरस। बैक्यूलो वायरसेस आर पैथोजेंस, लेकिन इसमें खासियत क्या है कि ये चुन चुन के सिर्फ इंसेक्ट और ऑर्थ्रोपोडा के ऊपर अटैक करता है। दैट अटैक्स insects and other arthropods। तो बोलने का क्या मतलब हुआ कि ये कितना नैरो स्पेक्ट्रम का है, कि आपका जो दुश्मन है उसको हार्म कर रहा है लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं होने दे रहा। किसी बर्ड के ऊपर, किसी अदर स्पीशीज के ऊपर, ह्यूमन के ऊपर आज तक इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट रिकॉर्ड नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये क्या करता है, चुन चुन के सिर्फ इंसेक्ट और अदर आर्थ्रोपोड्स को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है या किल करेगा उसको। तो ये किस जीनस को बिलोंग करता है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। तो हमने इसका इस्तेमाल कैसे कर लिया, बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पे। द मेजॉरिटी ऑफ बैक्यूलो वायरसेस आर यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट्स in the genus Nucleopolyhedrovirus बस हो गया ये। देन अब एक देखिए छोटा सा टॉपिक आपके पास क्या है, टॉपिक तो नहीं बोल सकते अभी फिलहाल के लिए, तो एक लाइन मात्र है। लेकिन आप जब ग्रेजुएशन में जाएंगे ना, तो जो बच्चे एंटोमोलॉजी पढ़ते हैं तो उनको ये 15 मार्क्स का नोट आता है लिखने को, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं हम लोग उसको। देखिए क्या है, अगर आप एक, जैसे अभी मैंने बनियान ट्री आपको दिखाया था, तो एक अगर आप बहुत जायंट सा ट्री इमेजिन कीजिए अपने दिमाग में। नहीं इमेजिन कर सकते तो हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे है ही अवेलेबल। अब देखिए जो ये आपके पास ह्यूज ट्री अवेलेबल है, तो अगर इस ह्यूज ट्री के ऊपर अब
20 ऐसे स्पीशीज है जो उसको बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो उन 20 का भी आप दुश्मन या एनिमी ढूंढेंगे तो 20 + 20 40 हुआ ना। तो 20 को हटाने के लिए हमने अदर 20 को ढूंढा, लेकिन वो 20 अलग अलग होंगे, ऑब्वियस है। हर किसी का जो वहां पे क्या है, फीडिंग ऑर्गेनिज्म है, वो अलग अलग होगा। तो एक साथ जब इतने सारे पेस्ट को कंट्रोल करने का एक साथ इंटीग्रेशन आप कीजिएगा तो क्या बोलेंगे उसको, ऑब्वियस है। टर्म क्या निकल के आएगा यहाँ पे सामने, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है। तो ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट से आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पूरा जो पेस्ट है ना, चाहे किसी भी तरीके का हो, सबको एक साथ कंट्रोल करने के ऊपर जब आप ध्यान देना स्टार्ट कर दें, दैट इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है। वेरियस pests are controlled by IPM, लेकिन साइमल्टेनियसली। बस इतनी सी बात। शॉर्ट में आईपीएम कहते हैं इसको। इस पेज का लीजिए स्क्रीनशॉट। एंड द लास्ट सेक्शन, इसमें से ना अभी जो मैं लिखने जा रही हूँ ना, एक ऐसा अक्षर नहीं है जो कोई बच्चा बोले कि मैंने पढ़ा नहीं। ठीक है। इवन की याद भी होगा आपको, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। ठीक है। जब बायो फर्टिलाइजर्स की बारी आती है तो आपके दिमाग में कौन सा सिनेरियो आता है सो भी पता है। मतलब क्या है, बायो फर्टिलाइजर बोल रहे हैं तो हम यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करेंगे। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलने का मतलब क्या है, इन शॉर्ट अब मैं यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग, चाहे तो आप लिखिए नो यूज ऑफ केमिकल्स, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप लिखना चाहें द यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स ओनली, मतलब यहाँ पे किसी भी तरीके का केमिकल्स का तो नामो निशान होना भी नहीं चाहिए, पहली बात। ठीक है। अब तुरंत क्विक अगर मैं आपको याद दिलाऊं यहाँ पे, तो जो सोर्स है यहाँ पे, ऐसे हम लोग करते हैं, मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर, आर कर दीजिए, फर्टिलाइजर्स कर ही दिया। आपको पता है बैक्टीरिया, ठीक है, फंजाई, फंजाई, साइनोबैक्टीरिया, नोस्टोकैनाबिना वगैरह सब पढ़ते थे ना। तो ये सब को हम क्या कर रहे हैं, सोर्स बना के हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। फिर जब हम लोग बात करते हैं, तो आपको पता है कि जो लेग्यूमिनस प्लांट है, फॉर एग्जाम्पल राइजोबियम, राइजोबियम आर associated with the roots of leguminous plants। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए। मैंने बोला था ना कि इसमें हर एक चीज आपकी पढ़ी हुई है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि राइजोबियम जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड होता है, तो जो लेग्यूमिनस प्लांट्स जो है उनके साथ ये एसोसिएटेड होता है। कैसे, तो अगर आप चाहें तो इसके ब्रैकेट में सिम्बायोसिस लिख सकते हैं, ये प्लस प्लस रिलेशनशिप शो करेगा। ठीक है। सिम्बायोसिस भी बोल सकते हैं, म्यूचुअलिज्म भी बोल सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया इस पेज का, आगे चलिए। अभी मैं अगर तुरंत एक वर्ड यहाँ पे लिख दूं ना तो हर एक बच्चे को पता है क्या है ये, माइकोराइजा, जल्दी बोलिए, माइकोराइजा क्या है। स्मॉलेस्ट लाइक। हम्म। आप जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ना, वो आपने पढ़ा है
फंजाई प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, याद आया पहली बात। अब क्योंकि आप इस चैप्टर में पढ़ाई कर रहे हैं और अभी तक आपको नहीं पता था, तो एक नई चीज आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी कि ये जो फंजाई है ना, इसका जीनस है ग्लोमस। इसका जीनस क्या है? ग्लोमस। एक बात तो ये हो गई, फंजाई का जीनस क्या है? ग्लोमस। दूसरी बात जो कि आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी, ठीक है, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो हम यहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, याद आया। और जिम्नोस्पर्म्स के बारे में अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो एक और चीज है यहाँ पे कि जिम्नोस्पर्म्स में किसमें पढ़ा है आपने? तो पाइनस में पढ़ा है। किसमें पढ़ा है? पाइनस में। याद आ गया? तो ये याद होना मस्ट है, बिल्कुल जरूरी है। एक सेक्शन था आपका इधर आधा, और ये तो पूरा 11वीं क्लास का है, इसमें तो कुछ नया है ही नहीं, ठीक है। इट्स माइकोराइजा। तो प्लांट्स क्या कर रहे हैं यहाँ भी, इससे बेनिफिट उठाने का काम कर रहे हैं, ये आपका माइकोराइजा हो। एक बात ये। फिर जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, फिर हमारे पास कुछ ऐसे भी साइनोबैक्टीरिया है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये तो अलग से लिखा था आपने स्पेशली, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया लिखेंगे तुरंत याद आ जाएगा। नॉस्टॉक, एनाबिना, एंड ऑसिलेटोरिया। चलिए, हो गया ये। और आपको पता है कि साइनोबैक्टीरिया को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं ना। इसी को आपने ब्लू ग्रीन एल्गी जो है पढ़ा था आपने 11वीं क्लास में, ठीक है। और आज के डे में हमारी कंट्री में और भी नए नए बायो फर्टिलाइजर जो है डे बाई डे जो बनाए जा रहे हैं। बहुत सारे रिसर्च वर्क किया जा रहा है, कैसे बनाया जा सकता है, कितना ज्यादा स्पोर के फॉर्म में किया जा सकता है। ये सारी चीजें जो है वो आज के डे में एक्सपेरिमेंट में लगा हुआ है, वो हमेशा चलता रहता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल? यस मैम। इस चैप्टर को एक बार थोरोली पढ़ेंगे बहुत ध्यान से, लाइन बाय लाइन। और अगर एक भी वर्ड ऐसा है जो टर्म समझ ना आए, वर्ड समझ ना आए, इवन इंग्लिश का वर्ड मीनिंग क्यों ना हो, तो उसको मेरे से नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे। और फर्स्ट टाइम पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट करा था, या उसकी पिछली क्लास में? नहीं, आई थिंक हाँ, 2 लेक्चर, ये थर्ड, तीसरा आज है। 3 लेक्चर में हमने इस चैप्टर को ओवर किया है, ठीक है। अच्छा खासा बहुत ज्यादा कंटेंट है इसमें, बहुत ज्यादा कंटेंट है। इससे थोड़ा ध्यान से देखेंगे, कोई डाउट होगा तो मेरे से नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे।